Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is your English educator Palak Rakhyani. इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश बिहार बोर्ड की पोम नंबर 5 दैट इज़ द एम्प्टी हार्ट यानी खाली दिल। अब एक बात बता दूँ, ये जो पोम है ये कोई रोमांस या लव स्टोरी नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एक अच्छे मॉरल वैल्यू के साथ ये पूरी हमारी कविता है। तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना, क्योंकि इस पूरे सेशन में मैं आपको दूंगी इस पोम का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इवन हम डिस्कस करेंगे कि इन बिटवीन द लाइंस जो हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए गए हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन दूंगी। सो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। बिफोर वी मूव ऑन, लेट मी टेल यू अगेन कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको मिलती हैं बुक्स एंड ई बुक्स भी, यानी ये जो क्वालिटी कंटेंट आपको हमारा दिख रहा है, जो CBSE के सैम्पल पेपर्स हैं, इनके सॉल्यूशंस एंड मेनी मोर थिंग्स विच कैन हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशंस। तो इन बुक्स को ज़रूर जाके लिए, और अवेल कैसे करना है बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है बुक्स के लिए, वहाँ से आप इन्हें ले सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गई बुक्स की इन्फॉर्मेशन। मूविंग ऑन टू द पोम, दिस इज फ्रॉम योर बुक पैनोरामा पार्ट 2। पोम नंबर 5 है द एम्प्टी हार्ट। पर्सनली दिस इज अगेन वन ऑफ माई नॉट फेवरेट, बट दिस इज समथिंग आई रियली लाइक, बिकॉज ये जो है एक ह्यूमन जो कह सकते हैं कैरेक्टर के ऊपर है, जिसका नाम है ग्रीड, लालच। बहुत ही बढ़िया होने वाली है। बट जब हम पोम शुरू करें उससे पहले जो पोएट है यानी कवि है उनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। 2 रीज़न से फिर से बताती हूँ भाई, क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछते हैं पोएट का नाम। नंबर 2, जब भी आप समरी लिखोगे पोम की, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन द नेम ऑफ द पोएट, ताकि आपको जो है अच्छे मार्क्स मिल सके। ऑल राइट, सो पेरियासामी तुरान, या फिर इनका नाम है पेरियासामी टुरान, ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है। अ डिस्टिंग्विश्ड तमिल राइटर, first made his name as a writer of short stories and poems। तो आई होप जो ऑलरेडी हाईलाइटेड है, इट इज़ द नेम ऑफ द पोएट। ये हमारी जो स्टोरी है इनके पोएट हैं। अब अगेन ये कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं? ही इज़ अ तमिल राइटर। और पहले जो हैं उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज एंड शॉर्ट पोम्स में अपना काफ़ी नाम किया है। However, he is best remembered today as the editor of the famous 10-volume general encyclopedia in Tamil, Kalai Kazhanjam. Later, he also compiled and edited an encyclopedia in Tamil for children. A master of style, Thuran handled successfully the prose poem and the sonnet. तो अगेन इनकी जो है थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि हाउ इज़ द पोएट, क्या क्या उनकी जो है लेखन है, और जो है इंसाइक्लोपीडिया। अब इंसाइक्लोपीडिया मैं आपको बता दूं, इसकी स्पेलिंग एक ये भी होती है और इसे ऐसे भी स्पेल किया जाता है। जैसे इस स्पेलिंग में PAE है, और जनरली जो आप स्पेलिंग देखते हो वो PE है। What is an encyclopedia? So the reference work that contains information on all branches of knowledge, और that treats a particular branch of knowledge in a comprehensive manner। encyclopedia यानी क्या? एक ऐसा काम जिसमें कोई भी पर्टिकुलर ब्रांच ले लो, जैसे तुम जो है सिंपली बोल दो साइकोलॉजी ले लो या कोई भी चीज़ ले लो, उसकी एक पूरी ब्रांच की जो स्टडी है वो वर्क जो है उसमें इंक्लूडेड, दैट इज़ एन इंसाइक्लोपीडिया। तो इनके काफ़ी सारे इसमें काम रहे हैं, इंसाइक्लोपीडिया में इनका जो है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, अब आगे आते हैं। हिज वर्क्स इंक्लूड सच पॉपुलर कलेक्शंस सच एज, अब जो है हम उनके कुछ पॉपुलर कलेक्शंस की बात कर लेते हैं। इलांतामीजा एंड तुरान कवितिका इनकी पोम्स हैं, कविताएं हैं। टैंगा कैंगली शॉर्ट स्टोरीज हैं, एंड पुविंसिरिपु इनके कुछ एसेज हैं। Among the many awards that came to him were the Padma Bhushan and Kalal Mamani from Tamil Nadu। पद्म भूषण से भी इन्हें जो है नवाजा गया है भाई, तो कितने बेहतरीन होंगे ये राइटर, ये हम समझ पा रहे हैं। Now talking about this present poem, the poem Kurai Kudam, The Empty Heart, highlights a great human weakness, man's insatiable greed which ultimately destroys him। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो पोम है ये ओरिजिनली इन्होंने तमिल में लिखी थी, जिसका नाम कुछ यूं है, कुराई कुदम। कुराई कुदम नाम है, ये तमिल में इन्होंने लिखी थी, और इसका ट्रांसलेशन किया गया है इंग्लिश में, जिसका मतलब है द एम्प्टी हार्ट, खाली दिल। अब मैंने जैसे आपको बताया ये एक ह्यूमन कैरेक्टर के ऊपर है, ह्यूमन की एक वीकनेस, एक कमज़ोरी, जिसे कहते हैं बेटा लालच। लोभ और लालच, ये सब चीज़ें हम इंडियंस बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो इतिहास रहा है, हमारे जो रिलीजन्स हैं, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और बताते हैं कैसे ये चीज़ें,
ये ह्यूमन की वीकनेसेस हैं और ये इंसान को जो है खा जाती हैं। तो ग्रीड यानी लालच के ऊपर ये पूरी जो है आपकी पोम होने वाली है। अगेन टेलिंग यू इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो एक चीज़ आपको क्या करनी है, यू नीड टू कीप योर बुक्स विद यू, क्योंकि यहाँ पे मैं फिगर्स ऑफ स्पीच काफ़ी यूज़ किए गए हैं जिनको मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो भाई शुरुआत करते हैं हम हमारी पोम से। The man was rich but not content. Morning, noon, and night he went to the wish-yielding tree and prayed, "O Kalpak, I seek your aid. All I want is a pot of gold." His prayer was granted sevenfold. अब सुनो ध्यान से। Beginning with the first line, यहाँ पे हम एक आदमी के ऊपर बात कर रहे हैं, एक मैन है जिसके ऊपर ये पूरी स्टोरी सराउंडेड है। यानी हमारी कहानियाँ, हमारी जो कविता है उसका मुख्य किरदार, जिसे प्रोटैगनिस्ट भी कहते हैं, वो एक आदमी है, एक मैन है। और जहाँ तक देख के समझ आ रहा है वो एक ग्रीडी यानी लालची मैन है। द मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेंट। अब ये लाइन बताती है कि वो आदमी बहुत ही अमीर है, रिच यानी बहुत ही अमीर है, लेकिन नॉट कंटेंट। कंटेंट का यहाँ मतलब होता है सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट नहीं है। यानी उसके पास इतनी सारी दौलत शौहरत है बट स्टिल ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड। मॉर्निंग, नून एंड नाइट ही वेंट टू द विश यील्डिंग ट्री एंड प्रेड। यानी सुबह, दिन, रात वो जो है जाता है कहाँ पे, एक विश यील्डिंग ट्री के पास। विश यील्डिंग ट्री क्या होती है, देखो पौराणिक कथाओं में ऐसे एक पेड़ का जो है उल्लेख किया जाता है, बताया जाता है, जो कि आपकी जो विशेज़ हैं, है ना, वो पूरी करेगी। तो विश यील्डिंग, यहाँ पे यील्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, टू गिव, है ना, देना। तो विश यील्डिंग यानी जो आपकी विश या इच्छाएं पूरी कर दे। तो यहाँ पे ये लाइन जो है ये मैन बोलता है उस पेड़ को, एंड उस पेड़ का नाम कह दिया जाता है कल्पक, ठीक है, जो विश यील्डिंग ट्री है, जो आपकी इच्छाएं पूरी करे। देखो, ओ कल्पक आई सीक योर एड। सीक यानी ढूंढना, एड का मतलब होता है हेल्प। आपने एक वर्ड सुना होगा फर्स्ट एड जिसे कहते हैं, यानी जब भी किसी को चोट लग जाती है तो फर्स्ट एड बॉक्स लेके आते हैं। तो एड का मतलब यहाँ क्या होता है, हेल्प। तो वो आदमी कहता है, ओ कल्पक, पेड़ को कहता है, मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ। ऑल आई वॉन्ट इज अ पॉट ऑफ गोल्ड। मुझे जो है क्या चाहिए, एक सोने से भरा हुआ घड़ा चाहिए, अ पॉट ऑफ गोल्ड। अब देखो भाई, वो आदमी ऑलरेडी इतना रिच है और उसके पास एक विश यील्डिंग ट्री भी है, लेकिन उसने उस ट्री से क्या मांगा, और दौलत, यानी सोने से भरा हुआ एक पॉट मांगा। हिज प्रेयर वॉज ग्रांटेड सेवनफोल्ड। तो उस पेड़ ने जो है उसकी प्रेयर जो है, उसकी विश को ग्रांट यानी दे दिया सेवनफोल्ड। यहाँ पे सेवनफोल्ड का मतलब होता है बाय 7 टाइम्स, यानी 7 गुना, जिसका बेसिक मतलब क्या हुआ कि उसने एक पॉट ऑफ गोल्ड मांगा, उसे पेड़ ने कितने दे दिए, 7। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ये बात आई होप आपको समझ आई हो। चलो आगे आते हैं, इसी का क्विकली से एक हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। वह व्यक्ति धनी था किंतु संतुष्ट नहीं। सुबह, दोपहर और शाम वह जाता इच्छा पूर्वक पेड़ के पास और प्रार्थना करता, हे कल्पक, मैं आपकी मदद चाहता हूँ, मेरी इच्छा एक सोने का घड़ा है। For as a gift to him was given glistening gold in pitchers 7। यानी क्या, अब ऐसा उसको गिफ्ट दे दिया गया था, 7फोल्ड बताया। ग्लिसनिंग गोल्ड, ग्लिसनिंग का मतलब होता है शाइनिंग, चमकता हुआ सोना, इन पिक्चर्स 7। ओवर हेयर पिक्चर क्या होता है, पिक्चर एक लार्ज आप वेसल कह सकते हो, जिसमें जो है कोई भी चीज़ रिम से ऊपर भरी हो। यानी मान लो जैसे यहाँ पे एक पॉट है ना, ये एक पिक्चर्स है, तो इसमें मान लो सिक्के भरे हैं, तो ऐसे पूरा सिक्कों से ऊपर भरा हुआ कोई भी चीज़, मान लो कोई लिक्विड हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे वो पिक्चर किससे भरे हैं, गोल्ड से भरे हैं। अब आता है यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच जिसका नाम अगर आपने सुना हो पहले तो ज़रूर बताना मुझे, एलिटरेशन, जो कि आपको काफ़ी बार देखने को मिलेगा। एलिटरेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स में जो पहला लेटर है वो सेम होता है। कॉन्जिक्यूटिव यानी आसपास आने वाले वर्ड्स। तो यहाँ पे आप देखो, ग्लिसनिंग गोल्ड में पहला वर्ड, पहला लेटर जो है दैट इज द सेम, दैट इज जी। सो इस टाइप के फिगर ऑफ स्पीच को कहा जाता है एलिटरेशन। चाहे 2 हो या इसके आगे भी कोई वर्ड होता सेम लेटर से, तो हम उसे एलिटरेशन मानते हैं। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा भाई, आगे भी और जगह आने वाला है एलिटरेशन, तो ज़रूर ध्यान देना एंड उसे मार्क करना। चलो नेक्स्ट है, 7 सिल्वर पिचेस वर नाउ विद हिम। अगेन देखो एक एलिटरेशन, अब जो है उसे 7 सिल्वर से जो भरी हुई पिक्चर्स, सिल्वर पिक्चर्स जो है उसके पास थी। सिल्वर यानी सिल्वर कलर की, लेकिन उसमें भरा क्या था, गोल्ड भरा हुआ था।
ईच विद गोल्ड कॉइन्स फिल्ड टू द ब्रिम। ब्रिम यानी एकदम ऊपर तक भरी हुई थी। मान लो ये जो है एक आपकी पिक्चर है, ये यहाँ तक एकदम ब्रिम तक, खाली नहीं, पूरी एकदम भरी हुई। But the tree unkind took into its mind to add an eighth a half full pot। अब इस बात को समझना, यहाँ पे कहानी में क्या ट्विस्ट आता है। उस आदमी ने मांगी थी एक जो है सोने से भरी हुई पॉट, पिक्चर मांगी थी, लेकिन ट्री ने उसको 7 गुना यानी 7 दे दी। लेकिन ट्री जो थी वो बहुत ही चालाक थी। But the tree unkind, अब यहाँ पे एक और फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है जिसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। हिंदी में जहाँ तक मुझे नॉलेज है इसे जो है मानवीकरण भी कहा जाता है। नाउ बेटा, व्हाट इज बेसिकली पर्सोनिफिकेशन? पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि हम किसी भी ऐसी चीज़ को, कोई भी ऐसी थिंग हो, कोई एनिमल हो, कोई प्लांट हो, उसे एक ह्यूमन कैरेक्टर दे दिया जाता है। यानी ऐसी कोई चीज़ जो इंसान नहीं है लेकिन इंसानी उसमें विशेषता दिखाते हैं। अब यहाँ लिखा है ट्री अनकाइंड यानी निर्दयी ट्री। अब हमें पता है ट्री में ऐसे इमोशंस नहीं होते हैं कि वो दयालु हो या निर्दयी हो, लेकिन यहाँ पे दिया गया है द ट्री अनकाइंड। सो दिस फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन टुक इनटू इट्स माइंड। अब वो पेड़ जो है, वो पेड़ सोचता है कि मैं इस लालची, इस ग्रीडी इंसान को एक सबक सिखाऊंगा। अब सबक सिखाने में वो क्या करता है, टू एड एन एथ अ हाफ फुल पॉट। वो क्या करता है, वो एक 8वां पॉट, एक 8वां घड़ा भी उसे दे देता है। लेकिन इस बार वो जो पॉट है उसमें गोल्ड, जो सोना है, वो पूरा ब्रिम तक नहीं भरा रहता है, वो आधा भरा हुआ रहता है। बात समझ रहे हो? 7 पॉट्स दिए थे पूरे सोने से भरे हुए। अब ट्री ने क्या सोचा कि इस लालची आदमी का लालच मुझे तोड़ना है, तो मैं क्या करूंगा, 8th पॉट दूंगा और वो जो है आधा भरा होगा, हाफ फिल्ड होगा। इतनी बात समझ आई? आई होप दिस इज नोटेड। ये फिगर्स ऑफ स्पीच अच्छे से नोट करना, एलिट्रेशन एंड पर्सोनिफिकेशन। ऑलराइट, मूविंग ऑन, आगे आते हैं। चलो, उसका प्रार्थना 7 गुना मंजूर हुई। उसकी जो प्रार्थना थी 7 गुना मंजूर हुई। एक उपहार दिया, 7 घड़े में चमचमाता सोना। अब उसके साथ ये 7 चांदी के घड़े थे जिसमें हर एक में जो है एकदम ब्रिम तक क्या भरा हुआ था, सोने के सिक्के। किंतु पेड़ निर्दयी है, ऐसा उसके मन में एक क्या ख्याल आया कि 8वां घड़ा दिया और वो जो है आधा भरा हुआ था। आई होप इट्स वेरी क्लियर। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा। To fill this quick was his thought. The 7 full vessels he clean forgot. The demon desire now made him mad. अब आप देखो, वो आदमी सबसे पहले तो रिच था। दूसरी बात, जो पेड़ से उसने एक मांगा था पॉट, उसको 7 दे दिए। अब वो 7 के बाद भी वो 7 को वो भूल गया। 7 घड़े में सोना भरा हुआ है वो भूल के वो 8वां घड़ा खाली है, उसमें उसका दिमाग चल रहा था कि मैं इस घड़े को भी कैसे भर दूं। और ये बात सिर्फ इस आदमी तक जो है ना लिमिटेड नहीं है। इससे क्या सीख देना चाह रहे हैं कि वी एज ह्यूमंस एज वेल वी टेंड टू फॉरगेट व्हाट वी ऑलरेडी हैव। यानी हम भूल जाते हैं कि हमारे लाइफ में ऑलरेडी हमारे पास क्या है और हम दूसरी चीज़ों की तरफ भगते हैं। कि अगर मेरे दोस्त ने या किसी आपके पास ने, रिश्तेदार ने कुछ खरीद लिया हो, तो आपको लगता है नहीं हमें भी यही लेना चाहिए, हमें भी वही लेना चाहिए। देखा देखी में बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती हैं, क्या नहीं ये तो होना ही चाहिए। एंड उससे हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी लाइफ में क्या कुछ नहीं है। तो यही बात यहाँ बताना चाह रहे हैं इस मैन के थ्रू कि उसके पास इतनी चीज़ें थी, फिर भी वो 8वें घड़े को भरने के पीछे लगा था। The 7 full vessels he clean forgot. Clean forgot यानी बिल्कुल ही भूल गया था उनके बारे में। The demon desire now made him mad. डीमन का मतलब होता है राक्षस। यहाँ पे डीमन का मतलब होता है राक्षस और डिजायर का मतलब क्या होता है, इच्छा, है ना। डीमन डिजायर नाउ मेड हिम मैड। अगेन यहाँ पे एक एलिट्रेशन यूज किया गया है विच इज वेरी क्लियर, ठीक है। टू मदर वाइफ चिल्ड्रन गुड बाय ही बेड। यानी उस 8वें घड़े को भरने के लिए सोने से उसने अपने परिवार तक को छोड़ दिया। उसकी माँ, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, सबको गुड बाय बेड कर दिया। अच्छा, बेड वर्ड जो है ये पास्ट टेंस है बिड वर्ड का। बिड का मतलब होता है किसी को जो है अलविदा कह देना, जैसे एक ग्रीटिंग, एक फेयरवेल की तरह। तो यहाँ पे बेड लिखा है क्योंकि पास्ट टेंस है, तो यानी अपने जो घर वालों को है उनको भी उन्होंने अलविदा कह दिया। He rose before cockcrow, past midnight he worked, eating, drinking and sleep he shirked, he wrecked his health, his conscience sold. अब यहाँ पे इन लाइन्स का क्या मतलब है
ही रोज बिफोर कॉक क्रो। कॉक क्रो आपने सुना होगा, जब जो है सूरज उगते टाइम जो है भाई जो है अपना मुर्गा कुकड़ू को जैसे करता है ना, तो वो कुकड़ू की आवाज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉक क्रो कहते हैं। तो मतलब वो इतना पागल हो गया था उस घड़े को भरने के लिए कि वो जो है इस कॉक क्रो यानी इस कुकड़ू की आवाज़ से पहले उठने लगा। एंड पास्ट मिडनाइट ही वर्क, और जो है आधी रात के बाद तक भी वो काम ही कर रहा था। ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्लीप ही शर्क्ड। शर्क्ड का यहाँ पे मतलब होता है किसी चीज़ को जो है छोड़ देना, अवॉइड कर देना। तो यानी उसने जो लाइफ की बेसिक नीड्स हैं, खाना पीना सोना, सब भूल गया था और सिर्फ जो है उस घड़े को भरने में लग गया था। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, शक तो हम समझ गए। ही रेग्ड हिज हेल्थ। रेग्ड का मतलब क्या होता है, एकदम बर्बाद कर देना, यानी अपनी जो है पहले तो फैमिली को छोड़ दिया, अपने खुद के शरीर का, बेसिक लाइफ का सब कुछ जो है ना बिल्कुल बर्बाद करके वो जो है सिर्फ और सिर्फ उस घड़े को भरने में लगा। हिज कॉन्शियंस सोल्ड। अब कॉन्शियंस का मतलब क्या होता है, हम एक बेसिक लाइफ में नहीं कहते हैं कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये काम सही या गलत है, लेकिन अपन कहते हैं कि अंतरात्मा से एक आवाज़ आ रही है कि नहीं यार ये काम मुझे नहीं करना चाहिए। मान लो कि कोई किसी को आपको धोखा देने वाला, आपका कोई फ्रेंड है ना, आपको बैड इन्फ्लुएंस कर रहा है कि चल अपन ना इसके साथ ऐसा कर देते हैं, लेकिन आपको जो है कॉन्शियंस जिसे कहते हैं, एक अंदर से आवाज़ आती है नहीं दिस इज़ रॉन्ग, ये सही नहीं है। तो कॉन्शियंस बेसिकली क्या होता है, दैट पार्ट ऑफ योर माइंड दैट टेल्स यू वॉट यू आर डूइंग इज राइट और रॉन्ग। अब इसमें वर्ड आता है साइंस, लेकिन इसे प्रोनाउंस हम कैसे करते हैं, कॉन्शियंस, ठीक है, कॉन्शियंस करके प्रोनाउंस करते हैं। सो आई होप ये बात हमें समझ आई कि कैसे जो है वो बिल्कुल भूल गया था, उसी घड़े को भरने में लगा हुआ था। डीमन डिज़ायर यानी उसके अंदर का राक्षस जाग चुका था, बिल्कुल ही ग्रीडी हो गया था, वो सारी चीज़ें भूल गया, खाना पीना सोना, एकदम तबीयत अपनी बिगाड़ दी थी उसने, अपना कॉन्शियंस भी उसने जो है बेच दिया था। बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि वो जो कर रहा है वो गलत है, वो उसे समझ ही नहीं आ रहा था। यानी कहते हैं ना कि वो एकदम नशे में हो गया था। किसके नशे में हो गया था, लोभ लालच और पैसे की, ठीक है। सो यही दिया है हिंदी में, इसे तुरंत भरना उसकी इच्छा थी, साथ भरे घड़े को वह साफ भूल गया था। तो शिष्या ने अब उसे पागल कर दिया था। माँ पत्नी बच्चे सबको अलविदा किया। मुर्गे की बांग से पहले वह जागता, आधी रात के बाद तक काम करता, खाना पीना और सोने की अवहेलना की, अपना स्वास्थ्य उसने नष्ट किया, उसकी अंतरात्मा भी बिक गई थी जैसे, है ना, मतलब बिल्कुल सोचना ही बंद कर दिया था क्या सही है और क्या गलत है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा, and tried all tricks to gather gold. Eager and anxious, he shamelessly took each coin he could clutch by hook or crook. So यहाँ again हमने देखा gather gold, जी आया है. So this is again which figure of speech? Quickly tell me in the comment section. मैंने पीछे ही आपको बताया था एक figure of speech जिसमें repeat होते हैं letters. So it's your homework. आपको जो है comment section में मुझे बताना है ये gather gold में ये जो जी मैं बता रही हूँ ये कौन सा जो है फिगर ऑफ स्पीच है। ओके, वेरी इजी, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है जब आप मुझे बताओगे आंसर तो आपको बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखनी है। डोंट मेक, काफ़ी बच्चे आंसर तो दे देते हैं लेकिन कोशिश करो स्पेलिंग में जो है मिस्टेक नहीं करो, ठीक। ईगर एंड एंशियस ही शेमलेसली टुक, यानी उसने दुनिया में जितनी भी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, धोखाधड़ी, हर चीज़ करके जो है सोना वो इकट्ठा कर रहा था। ईगर एंड एंशियस, ईगर का बेसिक मतलब होता है उत्सुक, लेकिन एंशियस का मतलब होता है और थोड़ा वरीड भी, है ना। ही शेमलेसली टुक, हर जगह से, मतलब बिना कोई शर्म के जो है जहाँ से भी उसे कोई सिक्का मिल रहा, ही कुड क्लच बाय हुक और क्रुक। क्लच का मतलब होता है जैसे हम बाल में क्लचर भी लगाते हैं, तो क्लच का मतलब होता है किसी चीज़ को टाइटली पकड़ लेना। अब यहाँ पे अगेन एक और फिगर ऑफ स्पीच जो है हमारा, एक और चीज़ यूज़ की गई है, दैट इज़ एन इडियम, है ना। फिगर ऑफ स्पीच तो खैर हम नहीं कहेंगे, इडियम यूज़ किया गया है। इडियम इज़ बेसिकली अ मुहावरा, है ना, मुहावरा कहते हैं इसे। हुक एंड क्रुक, हुक और क्रूक का मतलब यहाँ पे होता है जैसे तैसे, जैसे तैसे कुछ भी करके, मतलब जो है शेमलेसली, चाहे फ्रॉड करके, कुछ भी करके वो जो है एक एक सोने के सिक्के को बस कलेक्ट करे जा रहा था। हार्डर एंड हार्डर ही ट्राइड बट डाइड बिफोर ही कुड क्वाइट फिल द पॉट। अब देखो यहाँ क्या हुआ, उसने इतनी मेहनत की, हर कोशिश करी कि वो घड़ा भर जाए, बट डाइड बिफोर ही कुड क्वाइट फिल द पॉट, लेकिन जो है उसका देहांत हो गया, वो मर गया उस घड़े को भरने से पहले।
तो देखो कैसा उसका लालच था, वो सब चीज़ें छोड़ दी, सब कर दिया उस घड़े को भरने के लिए, लेकिन नतीजा क्या निकला, ही जस्ट डाइड बिफोर दैट। सो इसका एक बहुत ही बेसिक, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग, कि आप लाइफ में इतनी चीज़ों के लिए दौड़ते हो कि हम ये बन जाएंगे, ये कर लेंगे, इतने पैसे कमाएंगे, लेकिन लाइफ खुद ही इतनी अनसर्टन है। सो वॉट दिस स्टोरी एक्चुअली टेल्स इज, चीज़ों के पीछे मत भागो। हाँ, ऐसा नहीं है प्लानिंग मत करो फ्यूचर की, डू दैट इज़ फाइन। प्लानिंग करना ठीक है, लेकिन उसकी चिंता, लोभ, लालच करना उसके लिए बिल्कुल ही शेमलेसली ओवर एम्बिशियस हो जाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये आज के ट्रेंड में काफ़ी निकल चुका है। लोग कहते हैं बी ओवर एम्बिशियस, बी दिस फॉर योर ड्रीम्स, बी, बट लाइफ खुद ही इतनी अनसर्टेन है। येस, यू डू द थिंग्स, आप करते जाओ जो आपको मिलता है, लेकिन ओवर एम्बिशियस ये भूत सर पे सवार मत करना, बिकॉज लाइफ इज सो अनसर्टन। देखो भाई, वो घड़ा भरने के चक्कर में उसे पता ही नहीं चला उसकी डेथ हो गई, भाई वो देहांत हो गया। अब क्या लेके जाएगा वो इन सब में से, ठीक है। सो विच मीन्स कि आप जो प्रेजेंट में जी रहे हो, हर दिन एक खुशी से जियो, लिव इन योर प्रेजेंट, है ना, और जो काम मिलता है आप करो, ठीक है, बट डोंट गेट इन टू द ग्रीड कि मुझे और चाहिए और चाहिए, क्योंकि इस लालच से जो है ना कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी, ये गारंटी है। आज हो सकता है किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं हो, तो दैट पर्सन वुड वांट कि आई वुड वांट टू अर्न मोर मनी, तो उसे लगता है कि वो मैं पैसा जब कमा लूँगा तो उसके बाद जो है सब बढ़िया हो जाएगा, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। तुम वो करके भी देख लेना, तुम सेटिस्फाइड तब भी नहीं होगे। इट्स ऑल इन टू यू। आप जो अच्छे काम करते हैं, आप जो एक अच्छा ह्यूमन बेसिक नेचर अपनाते हैं, आप जो है अपने अंतरात्मा के लिए या जो भी है लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे, दैट विल गो अहेड, नॉट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो इसका उल्टा मतलब नहीं निकालना, ये नहीं कह रहे हैं कि भाई पैसे कमाना ही छोड़ दो, बिकॉज दैट इज द नीड ऑफ द आवर, लेकिन उसके पीछे का जो लालच है, जो मूर्छा है, उसका त्याग करना है ना। हम ये नहीं कह रहे कि तुम पैसे और चीज़ों का त्याग कर दो, मूर्छा जो हो जाती है इन सब चीज़ों के पीछे कि भाई नहीं, ये नहीं होगा तो कुछ नहीं है, वो त्याग करनी है। सो ग्रीड एंड एंडलेस बट लाइफ इज नॉट, ये बहुत ही अच्छी लाइन जो है पोइट ने कही है कि बेटा ग्रीड जो है, लालच जो है, वो एंडलेस है, अनंत है, कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन लाइफ ऐसी नहीं है। तुम्हारी जो ह्यूमन लाइफ है उसमें तुम तो मर जाओगे, वो ख़त्म होती है, तो ये चीज़ ध्यान में रखो। नथिंग इज रॉन्ग विद अ हाफ फिल्ड पर्स, दिस द वॉइड इन द हार्ट दैट इज द कर्स। सो अब इस लाइन से एक्चुअल में मतलब क्या है पोइट का, कि हाफ फिल्ड उन्होंने पर्स कहा है। अब पर्स से उनका मतलब सिर्फ वॉलेट से नहीं है, पर्स से उनका मतलब है आपकी जो भी संपत्ति हो, जितनी भी चीज़ें आपके पास हो, अगर वो कम हो उससे प्रॉब्लम नहीं है। ये जो द वॉइड इन द हार्ट, वॉइड का मतलब होता है खाली जगह, लेकिन आपके दिल में जो खाली जगह हो जाती है, दैट इज द कर्स, वो एक श्राप है। दिल में खाली जगह का मतलब क्या है, आपकी लाइफ में जब सेटिस्फैक्शन ही नहीं है, आज भी तुम चैन की नींद नहीं सो पा रहे हो, पूरे टाइम चिंताएं हैं, तो वो एक श्राप है, ना कि तुम्हारी जो है गरीबी या वो, दैट इज़ नॉट देयर। ये जो है ना, हम बहुत ज़्यादा बुद्धि वाले लोग जो होते हैं ना, वो सोचते हैं कि जो लोग पुअर हैं कितने परेशान हैं यार ये, लेकिन वो अपने आप में खुश रहते हैं। ये हम ज़्यादा दिमाग चलाने वालों के काम है। यानी आप नॉर्मली रहो, आप संतुष्ट रहो, दैट इज़ द मेन जो है ना इस पूरी स्टोरी का जो एक्चुअल हम कह सकते हैं सार है, दैट इज़ लीव ग्रीड, इतना लालची मत बनो, और जो है लिव द लाइफ टू द प्रेजेंट, बिकॉज ग्रीड जो लालच है वो एंडलेस है, लेकिन लाइफ जो है वो एक डेफिनेट है भाई, ठीक है। तो इन लाइनों का आई होप मतलब बहुत अच्छे से समझ आया होगा, एंड आई होप कि सबको काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी होगी, ये पोम लगी होगी। इसको जल्दी से क्विकली इस ट्रांसलेशन को पढ़ लेते हैं। सोना जमा करने की सब योजना अपनाई, उत्सुक और चिंतित उसने निर्लज्जता से अपनाया, एक एक सिक्का उसने जैसे तैसे हासिल किया। हुक और क्रुक जिसे हमने लिखा था, दैट इज जैसे तैसे। कठिन से कठिन प्रयास उसने किए, पर मर गया जब तक वह पूरा घड़ा भर सकता। लालच अनंत है किंतु जान या फिर जीवन नहीं। आधी भरी थैली में, थैली या संपत्ति में कोई दोष नहीं है, दिल का खालीपन ही जो है एक अभिशाप है। आई होप दिस वॉज वेरी क्लियर। होपफुली सबको बहुत अच्छी लगी होगी पोम एंड इससे कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। सो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना। फिर से बता दूं भाई जो स्टूडेंट्स न्यू हैं कि दीज आर ऑल आर टॉप कोर्सेज, मैग्नेट ब्रेन्स चैनल, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों चैनल्स हैं, जहाँ पे हम आपको देते हैं बेटा बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। सो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसी पोम के क्वेश्चन आंसर्स एंड कॉम्पोजिशन। सो स्टे ट्यून्ड, टिल देन, गुड बाय।